जो कमर्शियल सेल्स की पहली कैटेगरी थी वो थी हमारे पास प्राइमरी सेल्स की। प्राइमरी सेल्स के बारे में क्या बताया था मैंने? दो सेल्स which can't be reused are called primary cells। जिन सेल्स को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। दो पढ़े हमने इसमें, एक तो पढ़ा हमने ड्राई सेल और दूसरा हमने पढ़ा था मर्क्यूरी सेल। जो ड्राई सेल था हमारा, जिसे हम लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं, इसमें जिंक को बना रहे थे एनोड, ग्रेफाइट की जो रॉड थी उसको बना रहे थे कैथोड। जो हमारी जिंक रॉड थी इसके साथ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। जो ग्रेफाइट रॉड थी हमारी, जो कैथोड की तरह बिहेव कर रही थी, इसके साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। तो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हुई थी। सेल का जो पोटेंशियल आ रहा था वो 1.25 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक का आएगा। ठीक है। फिर आपने कल पढ़ी थी दूसरी मरकरी वाला, मरकरी सेल। मरकरी सेल के अंदर हमारे पास जिंक एनोड थी, जो ग्रेफाइट रॉड थी वो कैथोड थी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का मिक्सचर ले रहे थे। तो ये हमारे पास हमारा मर्क्यूरी सेल था। इसका जो कांस्टेंट पोटेंशियल है वो कितना आ रहा था? 1.39 वोल्ट। तो दो सेल आपने डिस्कस कर लिए थे। अब आ गई अपने तीसरे सेल की बारी। तीसरा सेल आपने सेकंड सेल की कैटेगरी। जो अपना पहली कैटेगरी थी, पहला कैटेगरी में दो सेल थे, वो दोनों सेल मैंने कल आपको बताए। दोनों की डिस्चार्जिंग की रिएक्शन बताई, क्योंकि ये रिचार्ज तो हो नहीं सकते, रीयूज होती नहीं है। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेल्स को। सेकेंडरी सेल्स हमारे वो सेल्स होते हैं which can be reused। हम उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बार बार चार्ज हो सकते हैं। बार बार चार्ज होने का मतलब है इनकी जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बोथ डायरेक्शंस में पॉसिबल है। बोथ से मेरा मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलेगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी चलेगी। अब यहाँ पे ना 1 मार्क का MCQ बनता होता है क्या? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आता है कि सपोज करो हमारे पास सेकेंडरी सेल है, तो ये सेकेंडरी सेल कौन से टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? तो हमारे पास कितने टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं? दो टाइप के। एक तो गैल्वेनिक सेल, या जिसे आप बोलते हो वोल्टिक सेल, और दूसरे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सेकेंडरी सेल कौन से टाइप के हैं? गैल्वेनिक या वोल्टिक। जो अभी आप पढ़ रहे थे, दो अलग अलग बीकर्स होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रोड होंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? सेकेंडरी सेल्स हैं, अगर वो रिचार्ज हो रही है या उनकी डिस्चार्जिंग हो रही है, तब वो कैसे बिहेव करती है? तो याद रखना, सेकेंडरी सेल्स की जो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जब हमने सेल बनाया, हमारा सेल जो है वो 100% चार्ज है। तो जब आप उस सेल को यूज कर रहे हो, यूज करने का मतलब उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, तो जो फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड प्रोसेस कौन सा होता है? डिस्चार्जिंग का। और अगर मेरा सेल पूरी तरह से यूज हो गया, बैटरी उसकी डाउन हो गई, अब मैं उसको दोबारा चार्ज कर रहा हूँ, दोबारा चार्ज करूंगा तो वो वाला कौन सा प्रोसेस होगा? रिचार्जिंग का। और ये कौन सा प्रोसेस होता है? बैकवर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? जो हमारा डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस है, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है हमारे सेल के अंदर, हमारा सेल बिहेव करता है गैल्वेनिक सेल की तरह। लेकिन जब डिस्चार्जिंग के बाद दोबारा रिचार्जिंग होती है, रिचार्जिंग वाले केस में हमारा जो सेल है वो बिहेव कर रहा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। ऐसा क्यों? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं भी दे दूंगा, लेकिन MCQ के ये क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। बात समझ में आई? जब हमारा सेल डिस्चार्जिंग कर रहा है तो गैल्वेनिक सेल, और जब रिचार्जिंग कर रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। है बिल्कुल सेम सेल, सेम डिवाइस, सेम कंस्ट्रक्शन, लेकिन नेचर दोनों बार में अलग अलग हो गया। ऐसा क्यों? तो आप सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे अभी लाइट चली गई,
पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है ड्यू टू द इन्वर्टर। अब हम इन्वर्टर की जो एनर्जी है, यानी कि इन्वर्टर की जो केमिकल एनर्जी है, उसको यूज कर रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है। अभी हमारा इन्वर्टर जो है उसकी बैटरी यूज हो रही है, एक ही है जी। हाँ जी, बाकी नीचे दूसरा पड़ा है, रूम में पड़ा होगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ जी सॉरी। तो इन्वर्टर जो है वो यूज हो रहा है, तो हमारा जो इन्वर्टर का केमिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, डिस्चार्जिंग हो रही है, तो ये कौन सा सेल की तरह बिहेव कर रहा है? गैल्वेनिक सेल की तरह। अभी चल रही है लाइट, ठीक है, 15-20 मिनट के बाद लाइट वापस आ जाएगी, तो उस टाइम पे हमारा इन्वर्टर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब लाइट आती है तो इन्वर्टर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी आई, उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारा इन्वर्टर यूज कर रहा है और चार्जिंग करने में हेल्प कर रहा है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को वापस किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। और जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग रिचार्जिंग, तो उस सेल को फिर आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना, तो वही कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे दो कंसेप्ट हैं सेकेंडरी सेल्स के, जिनमें एमसीक्यू बन सकती हैं। समझ में आया? बाकी आपने यहाँ पे सेकेंडरी सेल्स की भी दो टाइप डिस्कस करनी है। एक तो हमारा लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल, उसको लेड स्टोरेज बैटरी भी बोल देते हैं, और दूसरा हमारे पास है हमारा निकल कैडमियम सेल। इजी है, दोनों की कंस्ट्रक्शन भी इजी है, दोनों की रिएक्शन भी इजी है। वन बाय वन उन दोनों को आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स। पहले आपने डिस्कस करनी है लेड स्टोरेज बैटरी। इसको आप PpH2SO4 सेल भी बोल देते हो, यानी कि लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल। ठीक है, अब यहां पे मैंने वर्ड यूज किया सेल, हेडिंग में भी मैंने वर्ड यूज किया सेल, लेकिन यहां पे मैंने वर्ड यूज किया बैटरी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल और बैटरी? सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? तो सेल एक से ज्यादा सेल बैटरी बनाती है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेल्स। जब आप एक ही बार में एक से ज्यादा सेल्स को कंबाइन करके यूज करते हैं, तो वो जो कंबाइंड सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी बनाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जो हमारी कार के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर जो बैटरी होती है, वो होती है बच्चे 12 वोल्ट की। तो कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो 12 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सके। एक्चुअल में जो हमारा लेड सल्फ्यूरिक एसिड का सेल बनेगा, वो सेल प्रोड्यूस करता है 2 वोल्ट का पोटेंशियल। तो हमने हमारे बैटरी के अंदर ऐसे 6 सेल्स लगाए हैं, हर एक सेल 2 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो 6 सेल कितना प्रोड्यूस करेंगे? समझ गए? ऑन एवरेज जो घर की बैटरी होती है वो 18 वोल्ट की होती है, ठीक है ना? उसके बाद आप उसके अंदर रॉड्स ऐड करते जाओ, एक बैटरी लगाई, 2 बैटरी लगाई, 3 बैटरी लगाई, तो जितनी ज्यादा बैटरी लगाते जाएंगे पावर उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा केस है। अगर आपको कोई ये बोलेगा ना कि 12 वोल्ट का सेल बना दिया, दिस इज इम्पॉसिबल, 12 वोल्ट का सेल नहीं होता। जो लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है? 2 वोल्ट। तो हमें जितना भी पोटेंशियल चाहिए हम उतने ही सेल्स को आपस में कंबाइन करेंगे, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगी? बैटरी आ जाएगी। बात समझ में आई? कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बता देता हूँ, लेड स्टोरेज की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। एक कंटेनर होगा हमारे पास। अब क्योंकि मैं यहाँ पे बैटरी की रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मुझे एक से ज्यादा रॉड यूज करनी पड़ेगी। अगर मैं एक ही एनोड लूंगा और एक ही कैथोड लूंगा, तो फिर आपको भी पता है वो सेल बनेगा। अगर एक से ज्यादा एनोड होंगी, एक से ज्यादा कैथोड होंगे, तो वो कंबाइन होके क्या बनेंगे? बैटरी बनेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखो क्या होगा, लेफ्ट में आप शो करते हो एनोड्स, वो एनोड्स आपको इस तरीके से ऐसे शो करते हैं। सपोज करो मैंने 3 एनोड शो कर दिए सेम लेंथ की। एनोड में कौन सा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? लो, याद रखा करो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिव। तो ये अपने पास अपनी एनोड आ गई।
सिमिलरली अपने को कैथोड बनानी है, यहां पे बना रहा हूं कैथोड, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये आ गई कैथोड, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें एनोड कैसे बनता है, कैथोड कैसे बनता है वो देखो। मैंने 3 एनोड आपस में कंबाइन किए हुए हैं, 3 कैथोड आपस में कंबाइन किए हुए हैं, मतलब यहाँ पे मैं आपको 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ। 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना आएगा, 6 वोल्ट, क्योंकि एक सेल में 2 वोल्ट है, सिंपल सी बात है। 6 रॉड्स हैं, एक सेल बनाने के लिए 2 रॉड यूज होती है, इसका मतलब यहाँ पे 30 वोल्ट का पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिलेगा। ये जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, बताऊंगा किसकी बनी है, इनको हमने डिप किया हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। किसके अंदर डिप किया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस पे भी एमसीक्यू आता है। क्या एमसीक्यू आता है, डाइल्यूट H2SO4 की कंसंट्रेशन बताओ। यहाँ पे लेड H2SO4 में किस कंसंट्रेशन वाला H2SO4 आप यूज करते हैं, तो याद रखना 38% बाय मास। कंसंट्रेशन बताने के 2 तरीके होते हैं ना, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे कौन सी बतानी है, परसेंटेज बाय मास। कितना परसेंट है, 38%, याद रखना। और अगर आपको मास की फॉर्म में नहीं पूछा हुआ, कंसंट्रेशन पूछी हुई है डेंसिटी की फॉर्म में, तो डेंसिटी भी याद रखोगे 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस डेंसिटी वाला H2SO4 अपन यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है ना। या तो परसेंटेज वाइज पूछ लेगा या वो डेंसिटी पूछ लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा H2SO4 यूज होगा, 38% बाय मास कंसंट्रेशन वाला या 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी वाला। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स किसकी बनी है, लेड की बनी है। हेडिंग देखो, हेडिंग में मैंने बोल दिया PbH2SO4, तो यानी कि मैं यहाँ पे लेड यूज कर रहा हूँ, लेड के अलावा तो कुछ और यूज हो नहीं रहा। अगर लेड के अलावा कुछ और यूज हो रहा होता तो वो भी मेटल में मेंशन करता ना। तो दोनों में क्या फर्क है वो देखो। जो एनोड है हमारी, वो बनती है लेड मेटल से, और इसके अंदर स्पंजी लेड प्रेजेंट है। स्पंजी लेड मतलब सॉफ्ट लेड, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होती है। जो हमारी कैथोड है, कैथोड भी हमारी बनती है लेड से, लेकिन यहाँ पे लेड प्रेजेंट होता है एज ए PbO2, लेड डाइऑक्साइड। यहाँ पे तो लेड मेटल है और वो स्पंजी फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो लेड है हमारा, वो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रोड बनेगी लेड की और दूसरी इलेक्ट्रोड बनेगी लेड ऑक्साइड की। एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, आप सभी जानते ही हो, और कैथोड पे होगी रिडक्शन। तो ये हमारे पास हमारा छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन है लेड स्टोरेज बैटरी का। बात समझ में आ गई। ये ब्लॉक डायग्राम ही बना के आना है आपको। दूसरा डायग्राम बुक में बना होगा, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, इन्वर्टर को काट के दिखाया हुआ है। मतलब जो प्रॉपर इन्वर्टर होता है उसके अंदर जैसे प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ऐसा ब्लॉक डायग्राम नहीं है, वो नहीं बनाना, ठीक है ना। यही डायग्राम बना के आएंगे, बुक में ये भी बना हुआ है, दूसरा भी बना हुआ है, तो यही बना के आएंगे। और बाकी जो इसमें चीजें पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। कोई फर्क नहीं है, ये ब्लॉक डायग्राम है, वो एग्जैक्ट डायग्राम है जैसा आपको कमर्शियली सेल दिखता है। अब अपने को जो सेल मिलता है, जो इन्वर्टर की बैटरी मिलती है, वो दिखने में ऐसी थोड़ी होती है। ये तो मैंने आपको बेसिक रिप्रेजेंटेशन दी है। वहां पे आपको रेक्टेंगुलर या चौरस मतलब स्क्वायर लेड की वो मिलेगी, ब्लॉक्स मिलेगी, तो वो बना के दिखाई होती है। मतलब कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, यही बनाओ, ठीक है। हाँ जी, स्पंजी का मतलब यही होता है, जो एनोड होती है ना हमारी, वो मतलब सॉफ्ट है, वो प्रेस हो सकती है और उसके अंदर पानी भी इकट्ठा हो सकता है, इसलिए आप उसको स्पंजी लेड बोलते हैं। डिफ्यूजन नहीं होगी, डिफ्यूजन गैसेस में होगी, यहाँ पे गैसेस वाला काम नहीं है, सॉलिड है। बात समझ में आ गई। तो ये अपने पास अपनी लेड स्टोरेज बैटरी की कंस्ट्रक्शन है, एक्सप्लेन हो जाएगा सिंपल सा। इट कंसिस्ट 3 एनोड्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड 3 कैथोड्स कनेक्टेड इन सीरीज। एनोड भी सीरीज में कनेक्टेड है और कैथोड भी सीरीज में कनेक्टेड है। ईच सेल प्रोड्यूस मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट। एक सेल वो मैक्सिमम पोटेंशियल 2 वोल्ट ही प्रोड्यूस करेगा। तो जितने सेल लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। एनोड बनती है स्पंजी लेड मेटल से,
कैथोड बनती है लेड ऑक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया 38% बाय मास वाला सल्फ्यूरिक एसिड। ये सेल हमारे पास बन गया, बनाया वो हमारा 100% चार्ज है, यानी कि जब रिएक्शन होगी तो पहले कौन सा प्रोसेस होगा, डिस्चार्जिंग का। जो हमारा चार्ज सेल है हम उसकी पावर यूज कर रहे हैं तो उसको चार्ज से क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज करेंगे तो क्या रिएक्शन आएगी, देखो इजी सा केस है, एक बार अगर समझ में आ जाएगा फिर कहीं नहीं जाएगा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। पेपर ध्यान से पढ़ना, पेपर में आता है कि मतलब लेड स्टोरेज बैटरी कंप्लीट एक्सप्लेन कर दो एंड देन राइट इट्स रिएक्शन ऑफ चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, एक ही पूछेगा। तो प्लीज ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि दोनों में हल्का सा फर्क है। अगर आपको डिस्चार्जिंग वाली आती है तो आप रिचार्जिंग वाली बना लोगे। तो मेन कौन सी हुई, डिस्चार्जिंग वाली। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, पहले चलते हैं एनोड पे, लेड मेटल है, सल्फेट आयंस है। तो यहां पे क्या होगा, अगर हमने इसको इसके साथ कंबाइन करना है तो 2 नेगेटिव के साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अगर इसको 2 पॉजिटिव बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो ये दोनों कंबाइन होंगे, बन जाएगा PbSO4 लेड सल्फेट, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। एनोड पे ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, सही है। फिर आ जाते हैं कैथोड पे, कैथोड, अरे बोलो नहीं, कैथोड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कैथोड पे हमारे पास है PbO2, साथ में आएंगे सल्फेट आयंस। हमने क्या करना है, Pb और SO4 को कंबाइन करके यहाँ पे भी PbSO4 बनाना है। तो ये ऑक्सीजन निकलेंगे, किसी के साथ तो कंबाइन करना पड़ेगा। तो एसिड से हमें मिलेंगे H+, 4H+ चाहिए। एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे ना, 2 हाइड्रोजन का मतलब 1 मॉलिक्यूल पानी का। तो 2 ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, उसके लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 ही क्यों चाहिए, 2 यहां से मिल गए, 2 यहां से मिल जाएंगे, 4 पूरे हो गए, वो इनको देके पानी बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा Pb और SO4 बन जाएगा PbSO4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बना देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास हमारी कैथोड की रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में दिखाए हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गई। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास एनोड की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये कैथोड की रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई। दोनों रिएक्शंस है हमारे पास डिस्चार्जिंग में। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया और कुछ भी नहीं कट रहा। अब ध्यान से देखो एक बात, Pb प्लस PbO2, ये कितने सल्फेट आयंस हो गए, 2 सल्फेट आयंस, और ये कितने H+ हैं। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+O4, 4 हाइड्रोजन थे ना, तो 2 H+O4 चेंजेस टू PbSO4 2 टाइम्स प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो ये हमारी सिंपल सी ओवरऑल रिएक्शन है। बात समझ में आई। कब दिखाया मैंने ये सारा प्रोसेस, जब ये हमारे पास डिस्चार्जिंग हो रही है। अब आ गया मेन कंसेप्ट जो बच्चे गलत करके आते हैं। डिस्चार्जिंग की रिएक्शन आपको बुक में मिल जाएगी, बच्चे इसका एज इट इज रट्टा मार लेते हैं, समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए, रट्टा मारना रट्टा मार लो। तो जैसा भी आपका मन करे, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन बच्चे याद कर लेते हैं। पेपर में पूछ ली रिचार्जिंग की रिएक्शन, तो टीचर की बस एक ही बोली हुई लाइन याद रहती है कि डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन उल्टी करके लिखाती हैं, बच्चों को लगता है सही हो गया, आधा काम हुआ इसमें, आधा नहीं हुआ। जब मैंने आपको यही बोल दिया कि प्रोसेस उल्टा हो गया, तो इसका मतलब सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का कंसेप्ट ध्यान दिया हो तो मैंने क्या बोला था, डिस्चार्जिंग में होगा गैल्वेनिक सेल और रिचार्जिंग में होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होती है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड होती है
मतलब रिएक्शन तो उल्टी होगी होगी, रोड्स भी चेंज होंगी। जो एनोड थी वो क्या बन जाएगी और जो कैथोड थी वो क्या बन जाएगी। ध्यान से देखो, डायग्राम ड्रॉ कर दो एक बार। डायग्राम में तो समझने वाला खास है नहीं, मेन तो रिएक्शंस हैं। डायग्राम ड्रॉ कर दो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे। यस सर। तो यहाँ पे देखो रिचार्जिंग की रिएक्शन बता रहा हूं। एनोड की जगह क्या लिखेंगे, कैथोड। पहला काम तो ये करना है। दूसरा, इस रिएक्शन को ऑपोजिट कर दो। PbSO4 plus 2 electrons changes to Pb plus SO4। तो ये कैथोड की रिएक्शन है रिचार्जिंग। और इसको कैथोड बोला था, इसको क्या बोलेंगे आप, एनोड। और यहाँ पे भी रिएक्शन क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो। PbSO4 plus 2 parts of water changes to PbO2 plus SO4 2 negative plus 4H plus 2 electrons। सेम रिएक्शन उल्टा करके बच्चे ये गलती करते हैं, रिएक्शन तो ऑपोजिट कराएंगे, नाम ही ऑपोजिट करके आते हैं। एनोड पे यही रिएक्शन चलने देंगे उल्टी करके, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नाम भी चेंज होंगे रोड्स के और साथ में रिएक्शन तो ऑपोजिट होगी। तो ये हमारे पास हमारी कौन सी रिएक्शन आ गई, रिचार्ज की। तो पेपर में या तो ये लिखवाती है या ये लिखवाती है, उनकी मर्जी है। ये याद करनी पड़ेगी, डिस्चार्जिंग की पता होगी तभी रिचार्जिंग की लिख पाए। बात समझ में आई। ये हमारी पूरी वर्किंग थी लेड स्टोरेज बैटरी की, यानी कि हमारा पहला सेकेंडरी सेल। इसको यूज करते हैं हम, लेकिन आपने सुना होगा घर वाले ऐसा बोलते हैं कि 3-4 साल के बाद बैटरी खराब हो जाती है, बैटरी चेंज करनी पड़ती है 3-4 साल के बाद। कुछ बैटरीज होती हैं जो थोड़ा लंबा टाइम निकाल जाती हैं, लेकिन ऑन एवरेज 3-4 या मैक्सिमम 5 साल के बाद बैटरी चेंज करनी पड़ती है। इन्वर्टर तो वही रहेगा, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो बैटरी इसीलिए चेंज करनी पड़ती है, जो हमारी लेड होती है ये कोरोडेड हो जाती है, पानी वगैरह की कमी हो जाती है, उससे कोरोडेड हो जाती है, तो ये वर्किंग करना बंद कर देती है। तो फिर आप इसको मतलब शॉप पे जाते हैं, कोरोडेड मेटल दे आते हैं, वो थोड़े से पैसे काट लेते हैं और हमें नई बैटरी दे देते हैं। दूसरा, ये महंगी बहुत है, इससे भी महंगी अगली वाली बैटरी है, तो आप इसको यूज करते हैं। समझ रहे हो, आप इसको इसलिए यूज नहीं कर रहे ये सस्ती है, आप इसको इसलिए यूज कर रहे हैं ये कम महंगी है। महंगी तो दोनों है, लेकिन ये कम महंगी है, ठीक है ना। अब बात तो वही होगी, सर कम महंगी है मतलब सस्ती है, तो 15,000 की बैटरी सस्ती तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये कम महंगी है, याद रखना। पानी डालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, अगर आप पानी नहीं भी डालोगे ना तो वो 3-4 साल भी नहीं चलेगी। तो मतलब उसकी थोड़ी सी, पानी जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ H+ आयंस को बढ़ाता है, मतलब ये जो आयनाइजेशन है इसको इंक्रीज करता है, और पानी का वहां पे कोई काम नहीं। कैटलिस्ट की तरह नहीं बोल सकते आप, ये बोल सकते हैं कि प्रोमोटर है एक तरह से, मतलब जो H+ बन रहे थे उनको और ज्यादा बढ़ा देगा। उसने H+ बनाने स्टार्ट नहीं किए, जो ऑलरेडी बन रहे थे उनकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा दी, तो प्रोमोटर बोल सकते हैं, कैटलिस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा सेकेंडरी सेल था पहला, लेड स्टोरेज। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, आप पढ़ेंगे तो आएगी, सुन रहे आप। अलीद आए तो लोरी वाला टॉपिक तो है मेरे पास भी, लोरी सुना दो। हाँ जी, ऑनलाइन में कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी जितेंद्र, कुछ कह रहे हो? नो सर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारा पहला सेकेंडरी सेल था, जिसे हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। दूसरा हम यूज करते हैं हमारा निकल कैडमियम सेल। सेकंड सेकेंडरी सेल इज निकल कैडमियम सेल। इसको निकैड सेल भी बोल देते हैं, निकल का Na, कैडमियम का Cad, तो इसको निकैड सेल भी बोल देते हैं। इसका जो पोटेंशियल है वो हमें मिलता है 1.4 वोल्ट। मैक्सिमम पोटेंशियल कितना मिलेगा, 1.4 वोल्ट। ये भी रिचार्जेबल है, क्योंकि सेकेंडरी की कैटेगरी में आ रहा है, वो तो अंडरस्टूड ही है। इसकी जो एफिशिएंसी है और जो इसका लाइफ टाइम है, मतलब जो इसकी लाइफ है
वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा है। अगर लेड स्टोरेज बैटरी 5 साल चलती है तो ये 7-8 साल निकाल जाता है। फिर इसको यूज क्यों नहीं करते? एक्सपेंसिव है, मैंने बताया अभी। दो चीजें है ना, महंगा और बहुत महंगा, तो ये बहुत महंगे वाला, समझ गए? इसलिए आप इसको ज्यादा यूज नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अभी अभी बताया था ना, वो कल बात कर रहा था मैं, कि जो आजकल डीएसएलआर वगैरह में रिचार्जेबल सेल डलते हैं, तो मैंने वो छोटे मंगवाए, डबल ए साइज वाले। 4 सेल आए वो 950 रुपए के, छोटे छोटे सेल्स, 4 सेल। तो मतलब इतने एक्सपेंसिव हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं बिल्कुल, उसमें तो ज्यादा निकल कैडमियम भी नहीं है। तो वो वाले जो सेल है हमारे, वो 950 रुपए के आए, मतलब लगभग 1000 रुपए के। तो आप सोच सकते हो, जब आप बड़ी क्वांटिटी में उसको यूज करते हैं, एज ए इन्वर्टर वाली बैटरी या कार वाली बैटरी यूज करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। कार की जो बैटरी होती है वो 1500 से 2000 में आ जाती है, अगर वो लेड स्टोरेज है। निकल कैडमियम वाली जो है वो सेम बैटरी आपको 6 या 7 हजार में मिलेगी। तो एक्सपेंसिव है, इसलिए आप इनको कम यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट होती है। इसमें नाम से समझ में आ गया होगा, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, निकल और कैडमियम। जो कैडमियम है वो मेटल की फॉर्म में ही प्रेजेंट है और एनोड की तरह बिहेव करेगी। कैडमियम जो है वो एज ए मेटल प्रेजेंट है, सॉलिड मेटल, और कैसे बिहेव करेगी? एनोड। निकल जो है वो निकल ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये भी सॉलिड। सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो गैसेस नहीं होती। निकल ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो सॉलिड होती हैं और कलरफुल भी होते हैं। तो निकल ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, और ये हमारे पास बिहेव कर रहा है ऐसे कैथोड। ठीक है, दोनों के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट हमने चूज किया हुआ है वो है हमारा सैचुरेटेड KOH, सैचुरेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सैचुरेटेड वर्ड क्यों लगाया मैंने? सैचुरेशन वाले कौन से होते हैं? मतलब इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड कर चुका हूं, उससे ज्यादा वाटर ऐड नहीं होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें आप ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट की ऐड नहीं कर सकते, फिक्स मैक्सिमम अमाउंट ऐड हो चुकी है। जैसे मैं बोल देता हूँ एग्जांपल के लिए, 1 गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी मिक्स हो जाती है, लेकिन जब आप 11 स्पून ऐड करोगे नहीं होगा। तो 10 चम्मच उसका सैचुरेशन पॉइंट है, वहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब उससे ज्यादा चीनी उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सैचुरेटेड KOH मैंने लिया हुआ है। इसका डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम इसका बनता है ड्राई सेल के जैसे ही। मतलब वही अपने को बॉडी बनानी है ऐसे करके, इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वो फिर मतलब कमर्शियल व्यू आ जाता है, कमर्शियल डायग्राम अपने को नहीं बनाना, अपने को तो ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है। ब्लॉक डायग्राम इसका ड्राई सेल जैसा ही होता है, लेक्लेंचे सेल जैसा नहीं पूछते पेपर में, सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन आती है। आप बुक में भी देखोगे डायग्राम नहीं बना हुआ निकल कैडमियम का, ठीक है ना? डायग्राम इसका नहीं बनाना, बस ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी जो अपने को बतानी है। आउटर जो बाउंड्री वो जिंक से नहीं नहीं नहीं, सिर्फ निकल और ये। वहां पे आप क्या बोल रहे थे? ड्राई सेल में जिंक की बाउंड्री बनती है और वो एनोड का काम करती है, तो इसमें ऐसा थोड़ी होगा। तो फिर वो बिना जो रोड है वो है, नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे ड्राई सेल है, ड्राई सेल में बॉडी किसकी बनती थी, और वो बॉडी ही एनोड की तरह बिहेव करती थी। तो यहाँ पे भी सेम है, जो हमारी एनोड है वो कौन है? कैडमियम। तो बॉडी किसकी बनेगी? ये चीज बता रहा हूँ, ड्राई सेल जैसी ही कंस्ट्रक्शन है, यही बोला। तो ये अपने पास अपनी 2 मेटल्स आ गई। रिएक्शन कैसे होगी? कोई सिंपल सी रिएक्शन, जो हमारा एनोड है कैडमियम, कैडमियम पे होगी ऑक्सीडेशन और इस पे होगी, तो क्या होगा? एड एनोड डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। एनोड में क्या होगा? कैडमियम प्लस 2OH नेगेटिव। कैडमियम था एनोड पे, और ये OH नेगेटिव हमें कहां से मिलेगा? सैचुरेटेड KOH से। दोनों आपस में कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव किसके साथ कंबाइन होगा? तो यहाँ पे बन जाएगा कैडमियम OH ट्वाइस, 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हो गई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कैसे होगी? नीचे एड कैथोड, निकल ऑक्साइड है, तो निकल ऑक्साइड के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, निकल ऑक्साइड के साथ वाटर ऐड करेंगे
यहां बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ निकल हाइड्रोक्साइड, एक तो बनेगा निकल हाइड्रोक्साइड। अब एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। मैं एक काम करता हूँ, इस पे 2 मोल्स ले लेता हूँ। अब सही है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। कितने ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मैंने यूज कर लिए। कितने बच गए? 2 तो बच गए। तो 2 हाइड्रोक्साइड आए घर से बाहर। बात समझ में आई? जब आप निकल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब कैथोड पे, तो वहां पे निकल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर निकल हाइड्रोक्साइड बनेगा। 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड कैंसिल। सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस वाटर चेंजेस टू कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड। तो ये अपने पास अपनी ओवरऑल रिएक्शन आ गई। डिस्चार्जिंग बताया मैंने, रिचार्जिंग में क्या करोगे? रिचार्जिंग में उल्टा कर देंगे, यानी कि जो एनोड वाली रिएक्शन है वो कैथोड बन जाएगी, कैथोड वाली, और ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास हमारा कौन सा सेल था? सेकेंडरी सेल, सेकंड टाइप का निकल कैडमियम सेल। समझाने वाली बातें कम है आपके सामने ही है, मतलब जो वर्किंग है मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको देख रहे हो और कुछ भी नहीं है। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद रिएक्शन पढ़ लेते हैं, रिएक्शंस क्रैम करनी पड़ेगी। रिएक्शंस का उसमें कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। तो यही हमारे पास हर एक सेल में काम चलेगा। ठीक है, सिमरन पूछ रहे हैं कि पोटेशियम का क्या करेंगे? पोटेशियम का कुछ ही करना होता सिमरन, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में K पॉजिटिव भी प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव भी प्रेजेंट होगा। ये हमने यूज कर लिया, ये सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे, कोई यूज नहीं है। जो आयंस है वो सॉल्यूशन में रहेंगे, क्या दिक्कत है? तो पोटेशियम आयन सॉल्यूशन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं करना उसका, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, छुट्टी हो गया जतिन? हाँ जी, कोई दिक्कत हो? चलो, तो ये अपने पास अपना केस था। 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, एक फ्यूल सेल का टॉपिक और एक कोरोजन का टॉपिक। कल करेंगे, चैप्टर पूरा हो जाएगा। परसों से स्टार्ट करेंगे फिर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए नया चैप्टर। थैंक यू सर।